हेलो जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में। तो चलिए आज हम बायोलॉजी का आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमने क्या पिछले यदि लेक्चर की यदि बात करें तो हमने क्या है टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण देख लिए थे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को दोहरान कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि मैडम ये कठिन है, हम कैसे याद करें, आगे के याद करते हैं पीछे के भूलते जाते हैं। ठीक है, तो निश्चित है आप भूलोगे क्योंकि ये आपकी बस की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी है कि एक बार पढ़ने से आपके याद नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को यही कहती हूँ बार बार कि आप प्रयास करो, किसी चीज़ को यदि बार बार पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगी। और अब टाइम कम है तो मैं कहूँगी कि आप मेरा लेक्चर देखो, उसके बाद आप 1 या 2 बार और पढ़ लो। ठीक है, तो इतने में हो जाएगा और मैं हर लेक्चर के अंदर आपको ये पीछे का दोहरान करती जाऊँगी। ठीक है, फिर आपको उसके सामान्य लक्षण देखने ही रहेंगे। ठीक है, तो हम वनस्पति जगत पढ़ रहे हैं और वनस्पति जगत आपके कितने भागों में डिवाइडेशन है? आपके 2 भागों में, एक आपका क्रिप्टोगैमस और दूसरा फिनेरोगैमस। ठीक है, क्रिप्टोगैमस के अंदर फिर से 3 प्रकार बताए गए हैं, यानी क्रिप्टोगैमस के 3 प्रकार है। कौन कौन से? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, फिनेरोगैमस के अंदर क्या आता है? आवर्त बीजी तथा अनावर्त बीजी कह दो या फिर कह दो एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कैसे पादप होते हैं? अनावृत बीजी होते हैं, यानी जिसके बीज के चारों तरफ आवरण नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आवर्त बीजी में क्या होता है कि उसके बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्रिप्टोगैमस के अंदर क्या पढ़ा? थेलोफाइटा, जिसके अंदर क्या सभी सेवाल आती हैं। ठीक है, फिर उस सेवाल के भी हमने 3 प्रकार पढ़े, रोडोफाइसी, फियोफाइसी और आपका क्लोरोफाइसी। क्रम याद रखना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? फिर ब्रायोफाइटा पढ़ा। ठीक है, ब्रायोफाइटा में सिर्फ 2 प्रकार थे। कौन? एक लिवरवर्ट और एक मोस। ठीक है, फिर हमारा आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर जनरल लक्षण हमने जो सामान्य लक्षण देखे थे, उसके बाद हम आगे का आज इस टेरिडोफाइटा को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो टेरिडोफाइटा है इसके अंदर हमने क्या क्या देखा था? इसके अंदर हमने इनका जीवन चक्र, पिछले लेक्चर के लास्ट का टॉपिक था हमारा, तो उसके अंदर हमने किस तरह से देखा था कि जो टेरिडोफाइटा का जो मेन पादप होता है, यानी मुख्य पादप शरीर जो होता है वो कैसा होता है? बीजाणुद्भिद होता है। और ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पादप शरीर था वो कैसा था? युग्म कोदभिद था। क्यों? कि अगुणित था। और टेरिडोफाइटा का जो मुख्य पादप शरीर है वो कैसा है? वो आपका द्विगुणित कह दो या बीजाणुद्भिद। ठीक है, तो बीजाणुद्भिद मुख्य पादप शरीर था जिसके अंदर मैंने कहा कि आपका ये जीवन चक्र है। इसके अलावा एक जीवन चक्र और पाया जाता है, वो मैंने कहा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी। ठीक है, तो आज हम उसी जीवन चक्र की बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा जीवन चक्र कैसा था, मैं थोड़ा सा दोहरान कर देती हूँ। किस तरह से था कि सबसे मुख्य पादप शरीर क्या था? मुख्य पादप शरीर कैसा था? बीजाणुद्भिद। ठीक है, कैसा था? बीजाणुद्भिद। ठीक है, यानी द्विगुणित। फिर इसकी जो बीजाणु, जैसे इस तरह से ये पादप था। ठीक है, इसके ऊपर ये परण पाई जाती हैं, कौन सी? जिसको क्या नाम देते हैं हम? बीजाणु परण। ठीक है, ये आपकी बीजाणु परण है। इस बीजाणु परण पे क्या पाई जाती हैं? बीजाणुधानी पाई जाती है। और इस बीजाणुधानी के अंदर क्या होती हैं? बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, इस बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या बनते हैं? इस बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा और जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे? बीजाणु, जो कैसे होंगे? अगुणित होंगे। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे? ये यहाँ से इस पृथ्वी पे आएंगे, यानी स्थल पर आएंगे। स्थल पर आने के बाद ये अंकुरित होंगे और क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे युग्म कोदभिद। ठीक है, क्या बनाएंगे? युग्म कोदभिद बनाएंगे। ठीक है, युग्म कोदभिद कैसा होता है? अगुणित होता है। फिर इस युग्म कोदभिद के अंदर ही आपकी क्या थी? स्त्रीधानी तथा पुंधानी। ठीक है, जिसके अंदर नर और मादा लैंगिक जनन अंग थे। और स्त्रीधानी से आपका क्या? स्त्रीधानी से अंड कोशिका और आपकी पुंधानी से क्या? पुमंग।
ठीक है, दोनों युग्मक कहाँ आ गए थे, यहाँ जल के अंदर, और यहाँ इसके अंदर क्या बना, युग्मनज बना। और इस युग्मनज से किसका निर्माण हुआ था, एक बीजाणुद्भिद पादप शरीर का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये तो था हमारा जो पिछला लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था, इसका जीवन चक्र देखा था। ठीक है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि थोड़े से ऐसे कुछ टेरिडोफाइट्स है, सभी नहीं, कुछ मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, वो ही टेरिडोफाइट्स है जिसके अंदर थोड़ा सा हटकर है इसका जीवन चक्र। बाकी तो यही प्रक्रिया है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है वो भी मैं बता दूंगी, थोड़ा सा हटकर है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आज का जो जीवन चक्र है वो कैसे हैं और तथा किस किस के अंदर है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इनके एग्जाम्पल बता देती हूँ कि कौन से टेरिडोफाइट्स है जिसके अंदर थोड़ा सा हटकर जीवन चक्र पाया जाता है। एक है आपका सिलेजिनेला, एक एजोला, एक साल्विनिया और एक मार्सिलिया। ठीक है, कौन कौन से, सिलेजिनेला, एजोला, साल्विनिया और मार्सिलिया। ये जो टेरिडोफाइट्स है इसके अंदर क्या पाया जाता है कि जैसे ये देखो, ये क्या है, स्थल है, ये क्या है, स्थल है। इस स्थल पर ये क्या है, ये एक टेरिडोफाइट है। ठीक है, मान लो कुछ भी मान लो, सिलेजिला मान लो, एजोला मान लो। ठीक है, ये पादप है। इसी तरह से ये जैसे साल्विनिया का ये एक पादप है और ये साल्विनिया का दूसरा पादप है। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर ये क्या है, बीजाणुपरण है, इसके ऊपर भी क्या है, बीजाणुपरण है। इस बीजाणुपरण के ऊपर क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी, और इसके ऊपर भी क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी। अब देखो अंतर क्या है, अंतर ये है कि इस वहाँ तो क्या था कि एक ही बीजाणुपरण पर क्या है कि हम अलग नहीं कर सकते कि कौन नर है कौन मादा है, यानी कि दोनों एक ही पर्ण पे पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, इस जैसे ये है, ये कौन सी पर्ण जो है, इसके ऊपर कौन सा अंग पाया जाता है, तो लघु बीजाणुधानी। कौन सा, लघु बीजाणुधानी। अब इस लघु को बोला जाता है नर। क्या कहते हैं, नर। यानी यह बीजाणु जो है, यह बीजाणुधानी जो है, किसके, एक बीजाणुपर्ण पर क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी। इसके अंदर क्या है, नर कोशिकाएं हैं। ठीक है, यानी कि नर लैंगिक अंग है। ठीक, अब जो दूसरा जो इसका पादप है, दूसरा पादप है, उसकी बीजाणुपर्ण पर, ठीक है, उसकी बीजाणुपर्ण पर बीजाणुधानी जो है उसके अंदर क्या पाई जाती हैं, उसके अंदर मादा लैंगिक अंग पाया जाता है। ठीक है, और मादा लैंगिक अंग को बोला जाता है गुरु। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, गुरु बीजाणुधानी। क्या कहेंगे, गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, अब देखो नहीं समझ में आया, दोबारा से रिपीट करती हूँ। देखो ये दो पादप हैं, किसके, आप एजोला के मान लो या फिर आप साल्विनिया के मान लो। ठीक है, ये इनके क्या है, पादप हैं। और इन पादपों पे हमको पता है एक कायिक पर्ण पाई जाती है तथा एक आपकी, जैसे ये मैंने यहाँ बना दी कायिक पर्ण। ठीक है, और एक कौन सी पर्ण पाई जाती है, हमने पढ़ा था इनके टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण के अंदर कि एक ऐसी पर्ण जो क्या करती है, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करती है, वो कैसे क्या कहलाती है, कायिक पर्ण कहलाती है। तथा दूसरी पर्ण जो क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करती है और जनन में सहायता करती है। ठीक है, तो जो जनन में सहायता करती है, प्रकाश संश्लेषण भी करती है, उसको क्या कहते हैं, बीजाणुपर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी है, बीजाणुपर्ण। और इसके ऊपर क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी पाई जाती है। अब इस बीजाणुधानी को देखो, इस बीजाणुधानी में क्या है कि इन उदाहरणों को छोड़कर बाकी जितने भी एग्जाम्पल है इस टेरिडोफाइटा के, या जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, उसके अंदर यही इस पर्ण के बीजाणुधानी के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, दोनों नर तथा मादा पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन उदाहरणों में, इन चार उदाहरणों में कौन कौन से, आपका सिलेजिनेला, एजोला और आपका साल्विनिया और मार्सिलिया, इस चार उदाहरणों के अंदर क्या है, आपकी नर तथा मादा पादप अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे समझ लो कि नर तथा मादा पादप अलग अलग पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे नर तथा मादा पादप, जो लैंगिक अंग है वो कहाँ पाए जाएंगे, पादप के लघु जो बीजाणुधानी है, उस बीजाणुपर्ण है, बीजाणुपर्ण के ऊपर क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी। तो जो नर भाग होगा वो कहाँ, लघु बीजाणुधानी कहलाएगी। ठीक है,
कि जिसमें नर लैंगिक अंग होगा उसको हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, और जिसके अंदर मादा भाग होगा या मादा जो लैंगिक अंग होगा वो क्या है, गुरु बीजाणुपरण कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखते हैं आगे। अब क्या होगा कि लघु बीजाणुधानी, देखो मैं यहाँ बता देती हूँ किस तरह से कि मुख्य पादप शरीर क्या होता है। इस टेरिडोफाइटा का मुख्य पादप शरीर क्या है, बीजाणुद्भिद। क्या है, बीजाणुद्भिद। ठीक है, तो इस बीजाणुद्भिद के मुख्य पादप शरीर में दो हमने क्या लिए हैं, अलग अलग नर पादप तथा मादा पादप। ठीक है, तो जो नर पादप की हमको क्या पढ़ना है, जनन से संबंधित अंग को ही पढ़ना है। कौन सी, इस बीजाणुपरण को ही पढ़ना है। ठीक है, तो एक आपकी क्या है, लघु बीजाणुपरण, और दूसरी आपकी क्या है, गुरु बीजाणुपरण। गुरु बीजाणुपरण। ठीक है, तो याद रखना गुरु बीजाणुपरण जो है वो कौन सी है, मादा लैंगिक अंग या मादा पादप, और लघु बीजाणुपरण है वो कैसा है, नर लैंगिक या नर पादप। ठीक है, अब देखो लघु बीजाणुपरण के अंदर क्या बनेंगे, लघु बीजाणुधानी होगी। क्या होगी, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, और जो ये गुरु बीजाणुपरण है इसके अंदर क्या होगी, गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी। देखो ये जो मैंने रेड कलर से दिखा रखी है ना, ये है बीजाणुधानी। ये परण जो है वो है बीजाणुपरण, और इसके ऊपर जो पाई जाती है रेड कलर की संरचना वो क्या है, बीजाणुधानी। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होगी, देखो लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होगा, लघु बीजाणु मातृकोशिका। लघु बीजाणु मातृकोशिका, और यहाँ क्या होगा, गुरु बीजाणु मातृकोशिका। कुछ नहीं, बस आप जो वो पहले वाला पढ़ा उसके लघु और गुरु आगे नाम लगा दो, इतना ही है। यहाँ से दो भागों में डिवाइड करना है और कुछ नहीं है, बाकी सेम ही प्रोसेस है, आपके समझ में आ जाएगी। जैसे मैं ये पूरा कंप्लीट करवा दूंगी तब देखना। तो लघु बीजाणु मातृकोशिका और गुरु बीजाणु मातृकोशिका इनके अंदर बन गई। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। इन दोनों में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और यहाँ भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो अब देखो ये जो लघु बीजाणु मातृकोशिका और गुरु बीजाणु मातृकोशिका है ये कैसी है, द्विगुणित है। ये कैसी है, द्विगुणित है। क्यों, क्योंकि इसका मुख्य पादप शरीर क्या है, बीजाणुद्भिद है, जो कैसा होता है, जो द्विगुणित होता है। ठीक है, अब देखो, अब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या रह जाएंगे, अगुणित रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे, अगुणित। और क्या बनाएंगे कि लघु बीजाणु मातृकोशिका से तो क्या बनेंगे, लघु बीजाणु। क्या बनेंगे, लघु बीजाणु। और गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु। क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु। जैसे देखो यहाँ इस बीजाणुधानी के अंदर, यहाँ लघु बीजाणुधानी है, इसके अंदर क्या है, लघु बीजाणु मातृकोशिका, और जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होकर क्या बन गए, लघु बीजाणु। ठीक है, और यहाँ जो गुरु बीजाणुपरण के अंदर गुरु बीजाणुधानी जो है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके गुरु बीजाणु मातृकोशिका है, और उन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप क्या बने, गुरु बीजाणु। देखो इन दोनों में ये बन गए, इतनी बात क्लियर। अब देखो, अब इधर देखो, ये यहाँ से क्या आ गए, नीचे यहाँ आ गए, नीचे झड़ गए। ठीक है, यहाँ से भी ये क्या है, नीचे झड़ गए। कौन, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये बदल जाएंगे किसके अंदर, युग्मकोद्भिद के अंदर। अंकुरित होकर क्या बना लेंगे, युग्मकोद्भिद। इधर भी ये अंकुरित होकर क्या बना लेगा, युग्मकोद्भिद। अब देखो यहाँ इसके अंदर क्या होगा, अंकुरण। देखो यहाँ इसका अंकुरण मैं यहाँ कर देती हूँ और इसका अंकुरण यहाँ, यानी इन दोनों में क्या होगा, अंकुरण होगा, और अंकुरण होने के फलस्वरूप क्या बनेंगे, लघु नर, लघु युग्मकोद्भिद, और यहाँ या नर युग्मकोद्भिद, और क्या बना लेंगे, मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है,
इससे क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक नर युग्मकोद्भिद और एक क्या हो जाएगा, मादा युग्मकोद्भिद। जैसे ये देखो यहाँ इस स्थल पर क्या गिरा था, यहाँ आपका लघु बीजाणु गिरा था, ठीक है, और जो अंकुरित होकर क्या बना लिया इन्होंने, नर युग्मकोद्भिद। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि लघु जो आगे नाम लगता है उसका क्या अर्थ है, नर, ठीक है। और यहाँ क्या गिरा था, गुरु बीजाणु, जिससे क्या हो गया, मादा युग्मकोद्भिद बन गया, ठीक है। और ये दोनों कैसे हैं, ये है आपके अगुणित, कैसे हैं, अगुणित, ठीक है। अब देखो नर युग्मकोद्भिद के अंदर क्या होगा, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पिछले में जैसे अपन ने जीवन चक्र में देखा तो क्या देखा था कि इस एक ही युग्मकोद्भिद के अंदर एक तो क्या थी, स्त्री धानी थी और एक क्या थी, पुंधानी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ अलग अलग होंगे, क्यों, जैसे नर युग्मकोद्भिद है उसमें क्या होगी, पुंधानी, क्या होगी, पुंधानी, और जो मादा युग्मकोद्भिद है उसमें क्या होगी, स्त्री धानी होगी, ठीक है। तो देखो इससे क्या बनेगी, इस नर युग्मकोद्भिद से क्या बनेगी, पुंधानी, ठीक है, और इसके अंदर मादा युग्मकोद्भिद के अंदर क्या होगी, स्त्री धानी, क्या होगी, स्त्री धानी, ठीक है। अब देखो अब ये दोनों क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या निकलेंगे, जो स्त्री धानी से तो क्या निकलेगा, अंड, और पुंधानी से क्या निकलेगा, आपका पुमंग, ठीक है। अब ये दोनों जैसे तैसे करके क्या कर लेंगे, संलयन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, संलयन कर लेंगे, और क्या बना लेंगे, युग्मनज बना लेंगे, क्या बना लेंगे, युग्मनज। अब ये युग्मनज क्या करेगा, एक नया पादप, जो कैसा होगा, जो आपका बीजाणुद्भिद होगा, कैसा होगा, जो बीजाणुद्भिद होगा, यानी ये जो युग्मनज बना कौन सा, पुमंग और अंड कोशिका से मिलकर जो आगे जाकर परिवर्धित होकर किसमें बदल गया, आपका जो बीजाणुद्भिद शरीर है उसके अंदर बदल गया, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कैसे बदला, कि जैसे देखो नर युग्मकोद्भिद के अंदर क्या है, यहाँ पुंधानी, मादा युग्मकोद्भिद के अंदर क्या है, आपकी स्त्री दानी, ठीक है। इन पुंधानी से क्या निकला, पुमंग, ठीक है, पुंधानी से क्या, पुमंग, और स्त्री धानी से अंड कोशिका, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हुआ, संलयन हुआ, और संलयन होने के बाद क्या बन गए, युग्मनज बन गया, और ये युग्मनज क्या हो गया, द्विगुणित है। और अब ये युग्मनज क्या होगा, परिवर्धित होकर, कैसे, परिवर्धित होकर क्या बना लेंगे, आपका लघु, जो एक तो बीजाणुद्भिद बनाएंगे, दोनों क्या बनाएंगे, बीजाणुद्भिद, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, बीजाणुद्भिद बनाएंगे, ठीक है। एक कौन सा, एक आपका लघु बीजाणुधानी, यानी एक नर पादप, और एक कौन सा, मादा पादप बनाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैडम इनका कैसे पता चलेगा कि ये मादा पादप है और ये नर पादप है, यानी इस युग्मनज से कौन कौन से कैसे बनेंगे, यानी एक ही युग्मनज है, इसे नर कब बनेगा और मादा कब बनेगा, तो सेम मनुष्य वाली प्रोसेस है, यानी कि जब मादा में तो XX गुणसूत्र होता है, ठीक है, लेकिन पिता एक लड़के तथा लड़की के लिए क्या होता है कि हाँ कौन कब लड़का होगा और कब लड़की, वो उसके गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि जब X के साथ Y गुणसूत्र का संलयन होता है तो क्या होता है, लड़के का जन्म होता है, तथा X के साथ X गुणसूत्र का संलयन होता है तो लड़की जन्म होती है। वैसा का वैसा ही यहाँ है, सेम इसके अंदर X और Y होते हैं, क्या होते हैं, X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र होते हैं। वही जब X का क्या होगा संलयन तो मादा, और जब X और Y का संलयन होगा तो एक नर पादप विकसित होगा, ठीक है। तो ये तो था इसका जीवन चक्र, किसका, टेरिडोफाइटा का, ठीक है। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं इसका वर्गीकरण, टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगी। सबसे पहले तो आप याद रखना कि टेरिडोफाइटा को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो कितने वर्गों में, एक 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। कौन कौन से, एक आपका साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। कौन कौन से, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ठीक है। ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, बाकी आप इनके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है और उस एग्जाम्पल की क्या क्या विशेषता है उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि साइलोप्सिडा,
ठीक है। साइलोप्सीडा सबसे प्राचीनतम है, यानी टेरिडोफाइटा के अंदर जो सबसे पहले आने वाला टेरिडोफाइट की यदि बात करें तो कौन है सबसे पहले आने वाला जो टेरिडोफाइट है, साइलोप्सीडा। ठीक है, मैं ब्रायोफाइटा की बात नहीं कर रही, मैं थैलोफाइटा की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ टेरिडोफाइटा की बात कर रही हूँ कि सबसे पहले आने वाला टेरिडोफाइट यदि है तो वो कौन है, साइलोप्सीडा। और मैं बता दूं कि इसके सभी के सभी सदस्य विलुप्त हो चुके हैं, इस पृथ्वी पर नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर, यानी एक ही साइलोप्सीडा ऐसा है, एक ही साइलोप्सीडा का सदस्य ऐसा है जो इस पृथ्वी पे अभी भी है, बाकी इस पे नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, वो कौन सा है, सिलोटम। क्या नाम है, सिलोटम। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, सिलोटम। कि इस टेरिडोफाइटा या ऐसे पूछ ले कि साइलोप्सीडा का ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो अभी पृथ्वी पर है, बाकी सभी के सभी साइलोप्सीडा क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल नाम याद रखना, सिलोटम। साइलोप्सीडा से याद रखो सिलोटम, से साइलोप्सीडा, से सिलोटम। ठीक है, अब दूसरा आता है लाइकोप्सीडा। लाइकोप्सीडा को क्या बोला जाता है, क्लब मोस भी कहा जाता है। देखो क्लब मोस क्यों कहते हैं, देखो क्लब किसे कहते हैं, क्लब किसे कहा जाता है कि क्लब वो है जो एकत्रित यानी इकट्ठे, जैसे इको क्लब बोला जाता है। ठीक है, यानी कि वहाँ क्या है, व्यक्ति सब इकट्ठे होकर कुछ अपनी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जब इनकी देखो यहाँ ये मुख्य पादप शरीर है पूरा, ये इसका तना है, ये मूल है, और ये जो पर्ण कैसी है, ये कायिक पर्ण है और ये आपकी बीजाणु पर्ण, यानी कि ये जो पादप है, इनके जो पादप है ना वो क्लब में रहते हैं, समूह में रहता है। ठीक है, क्लब का अर्थ क्या होता है, समूह, यानी ये इनके जो पादप हैं वो क्या है, समूह बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो कैसे देखो इनकी जो बीजाणु पर्ण जो है ना, वो बीजाणु पर्ण क्या है, एक झुंड के समान ऊपर तने के शीर्ष भाग में किस तरह से, इस तरह से एक शंकुनुमा संरचना बना लेती है। ठीक है, कैसी, एक शंकुनुमा संरचना ऊपर की तरफ क्या बना लेती हैं, ये बीजाणु पर्ण, ऊपर तने के ऊपर सभी की सभी क्या होती हैं, बीजाणु पर्ण होती हैं। ठीक है, शंकुनुमा पूछ लिया जाता है कि शंकुनुमा बीजाणु पर्ण समूह बनाकर शंकुनुमा किसका एग्जाम्पल है या उसका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो याद रखना इसके एग्जाम्पल है दो, एक लाइकोपोडियम, एक है सिलेजिनेला। एक क्या है, सिलेजिनेला, एक क्या है, लाइकोपोडियम। अब देखो आप लोगों ने सुना होगा कि रामायण का एक किस्सा जिसमें क्या है, लक्ष्मण के क्या लग जाती हैं, तीर लग जाता है जिससे वो मूर्छित हो जाते हैं। तो राम क्या आप हनुमान जी को बोलते हैं कि आप संजीवनी बूटी लेके आओ, पहाड़ों से संजीवनी बूटी लाने जाते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी ने क्या उठाया था, हनुमान जी ने इस सिलेजिनेला को उठाया था। किसको, सिलेजिनेला को। तो याद रखना, भूल मत जाना, सिलेजिनेला क्या है, संजीवनी बूटी है। क्या है, संजीवनी बूटी है। ठीक है ना, कि एक तो आपका लाइकोपोडियम, लाइकोप्सीडा से याद रख लेना, लाइकोप्सीडा, लै से लाइकोप्सीडा और लै से लाइकोपोडियम। जैसे हमने क्या, साइलोप्सीडा, से साइलोप्सीडा और सिलोटम। ठीक है, तो एक तो लाइकोपोडियम और एक आपका याद रखना कि लाइकोप्सीडा का ही वो सदस्य था जो रामायण का एक किस्सा बनता है। यदि ये टेरिडोफाइट्स जो लाइकोप्सीडा का जो सदस्य नहीं होता, यानी सिलेजिनेला नहीं होता, तो एक रामायण का किस्सा नहीं होता और जो लक्ष्मण हैं वो मूर्छित ही रहते। ठीक है, यानी सिलेजिनेला संजीवनी बूटी जो क्या है कि ये एक टेरिडोफाइट का सदस्य है। ठीक है, टेरिडोफाइट के अंदर पूछे तो लाइकोप्सीडा का सदस्य है। अब नेक्स्ट आता है स्फिनोप्सीडा। नेक्स्ट क्या है, स्फिनोप्सीडा। इसको बोला जाता है हॉर्स टेल। क्या बोला जाता है, हॉर्स टेल। देखो हॉर्स घोड़ा, टेल यानी उसकी पूंछ। देखो कि इनके अंदर क्या होता है कि इसके पादप के अंदर क्या है, तने के शीर्ष भाग में पर्ण क्या है, आपके घोड़े के पूंछ के जैसी। जैसे देखो घोड़े का पूंछ कैसे होता है, इस तरह से क्या होता है, घोड़े का पूंछ होता है, ये घोड़े का पूंछ होता है। अब यदि इसको मैं इस तरह से उल्टा कर दूं,
इस पूंछ को मैं उल्टा कर दूं तो कैसा दिखाई देगा, स्फिनोप्सिडा के जैसा दिखाई देगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा हॉर्स टेल। अब पूछा जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस टेरिडोफाइट को हॉर्स टेल कहा जाता है, निम्न में से किस टेरिडोफाइट को क्लब मोस कहा जाता है। तो याद रखना, इसके जो वर्गीकरण है वो याद रखना कि स्फिनोप्सिडा को क्या कहा जाता है, हॉर्स टेल कहा जाता है, और लाइकोप्सिडा को क्या कहा जाता है, क्लब मोस कहा जाता है। ठीक है, और क्लब मोस का एक संजीवनी बूटी भी इसका एक एग्जाम्पल है, और एक लाइकोपोडियम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो इनकी जो ये पर्ण और तना जो है किसका, स्पिनोप्सिडा का पर्ण तथा तना जो है उसके अंदर क्या होता है, सिलिका का जमाव होता है, उसके अंदर सिलिका पाई जाती है। ठीक है, अब देखो सिलिका इसके अंदर पाई जाती है तो क्या होता है, पहले क्या करते थे कि पत्थर से पत्थर टकराते तो क्या आग उत्पन्न हो जाती थी। ठीक है, जब क्या है तेज हवा चलती है, आंधियां चलती हैं, तो ये जो इसकी पर्ण तथा तने के अंदर क्या पाई जाती है, सिलिका। ठीक है, जब ये हवा के साथ में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या टक्कर होती है ना, दोनों में टक्कर होती है, जिससे क्या है आग उत्पन्न होती है। तो जंगल में जो भयंकर आग लगती है वो इन्हीं पादपों के कारण क्या है लगती है, या यही पादप जिम्मेदार होते हैं जंगल की आग। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है इक्वीसीटम। पिछले 2-3 साल पहले ही जंगल के अंदर आग लगी थी, शायद अफ्रीका के अंदर, कुछ मेरा ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत भयंकर आग लगी थी जिसमें लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। कि उस जंगल में इक्वीसीटम जो आपका स्फिनोप्सिडा का सदस्य है उसकी ज़्यादा संख्या थी, और जिसके कारण भयंकर आंधी आई थी, और आंधी आने के कारण उसके अंदर क्या हुआ था, टकराव हुआ था, और टक्कर के कारण क्या हो गई थी, आग उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण क्या आग लग गई थी जंगल के अंदर। और वो जंगल के अंदर आग इतनी भयंकर हुई कि वो चलते चलते आगे ही बढ़ती गई। ठीक है, तो याद रखना इसका एग्जाम्पल क्या है, इक्वीसीटम। याद रखना, भूल मत जाना, इक्वीसीटम जो क्या है स्फिनोप्सिडा है, जिसके कारण जंगल में आग लगती है। क्यों लगती है, तो तने तथा पर्ण के अंदर क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। ठीक है, अब देखो अब आता है टेरोप्सिडा, लास्ट इसका वर्गीकरण टेरिडोफाइटा का, जिसका क्या विशेषता है तो मैं बता दूं, सबसे बड़ा समूह है। यानी ये जो हमने 4 जो देखे हैं ना, किसके टेरिडोफाइटा के वर्गीकरण में हम 4 वर्ग जो देखे हैं, साइलोप्सिडा है, आपका लाइकोप्सिडा है, स्फिनोप्सिडा है, टेरोप्सिडा, इन चारों में यदि कोई सबसे बड़ा समूह है तो कौन सा है, टेरोप्सिडा है। ठीक है, कि इस टेरिडोफाइटा के अधिकांश सदस्य जो है वो इसी समूह के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, अब पहला तो लुप्त ही हो चुका है, इसकी सिर्फ एक जाति है, और इसमें 2-3 ये एग्जाम्पल है, इसमें एक एग्जाम्पल है, ये याद रखना। ठीक है, फिर देखो इसके सभी पादपों को क्या कहा जाता है, फर्न कहा जाता है, जो हम सजावटी, जैसे क्या है सजावटी पौधे के रूप में अब अपन उपयोग करते हैं। फर्न का बड़ी बड़ी इसके अंदर क्या होती है, पर्ण होती है। यानी पूछे तो पर्ण में कैसी पर्ण पाई जाती है, फर्न में गुरु पर्ण पाई जाती है, जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बता दिया है कि लघु पर्ण तथा गुरु पर्ण। इसके अंदर क्या होता है कि तना छोटा होता है तथा पर्ण क्या होती है, बड़ी होती है तने की तुलना में। ठीक है, तो फर्न की पत्ती कैसी होगी, बड़ी होगी। और ऐसे पूछे कि फर्न किस में रखे गए हैं, या टेरिडोफाइटा के कौन से समूह को फर्न कहा जाता है, तो कौन से समूह को, टेरोप्सिडा को क्या कहा जाता है, फर्न कहा जाता है। ठीक है, और इनके सभी पादपों को फर्न कहा जाता है। सभी जो पादप है उसके ऊपर क्या होती है, बीजाणु पर्ण होती है। याद रखना यहाँ कायिक पर्ण नहीं होती है। क्या है कि जितनी भी पर्ण होती है वो कैसी होती है, बीजाणु पर्ण ही होती हैं, इसके अंदर कायिक पर्ण नहीं होती है। क्यों, क्योंकि अब कहोगे कि मैडम ये तो जनन से संबंधित है, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि टेरिडोफाइटा के अंदर जो बीजाणु पर्ण पाई जाती है वो दोनों के लिए जिम्मेदार है, कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करती है और आपका क्या है, जनन की क्रिया भी करती है। तो इसके अंदर क्या है, सभी की सभी बीजाणु पर्ण पाई जाती है, और जितनी भी बीजाणु पर्ण हैं उसके ऊपर सभी पर क्या पाई जाती है, बीजाणु धानी पाई जाती है। यानी जितनी भी पर्ण इसके अंदर पाई जाती है बीजाणु पर्ण, उसके ऊपर क्या है, बीजाणु धानी भी पाई जाती है। सभी पर बीजाणु धानी पाई जाती है। कुछ में बीज जैसी संरचना होती है, कुछ में क्या है, बीज जैसी संरचना होती है। याद रखना, इसका एग्जाम्पल है टेरिडियम।
पूछ ले कि ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसमें बीज जैसी संरचना होती है, तो कौन सा है, टेरिडियम। बाकी जो क्रिप्टोगैम्स के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी उसका आगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के अंदर वर्गीकृत किया गया है, वो बीज रहित होते हैं, यानी कि जिसके अंदर बीज नहीं होता है लेकिन इसके अंदर बीज जैसी संरचना होती है, तो वो एग्जाम्पल कौन सा है, टेरिडियम। अब देखो कैसे कैसे करके पुष्प तथा बीज का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले कौन आए, थैलोफाइट, फिर कौन आए, ब्रायोफाइट, फिर कौन आए, टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट से कौन आएंगे, जिम्नोस्पर्म, जिसमें क्या पाया जाता है, बीज। तो यानी कि उससे पहले कौन, टेरेप्सिडा होता है, जो क्या है, टेरिडियम, उसमें बीज जैसी संरचना होती है, और इसके बाद जो जिम्नोस्पर्म आएगा उसमें क्या है, बीज का विकास हो जाता है। ठीक है, ये विकास को दर्शाता है कि इसके बाद कौन से पादप आए, बीज वाले पादप आए। ठीक है, तो याद रखना, ऐसे पूछे कि सबसे आधुनिक टेरिडोफाइट कौन से हैं, तो कौन सा है, टेरोप्सिडा है। ठीक है, अब देखो एजोला, इसके एग्जाम्पल है जो याद रखना, एजोला मार्सिलिया साल्विनिया, एजोला मार्सिलिया साल्विनिया, एजोला मार्सिलिया साल्विनिया, जिसके अंदर क्या पाया जाता था, इस प्रकार का जीवन चक्र था। और एक आपका सिलेजिनेला जो है वो लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक है एडियंटम, इसको चलायमान फर्न भी कहते हैं। पूछ ले कि चलायमान फर्न का एग्जाम्पल बताओ, तो कौन है, एडियंटम। इसको चलायमान फर्न क्यों कहते हैं, ये चलता नहीं है ऐसे। इसको यदि आप जैसे रात को आपने इसको उगाया, यानी इसको जैसे इसको उगाया, इस पादप को उगाया, तो ये रातों रात में ही क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक है, ये जैसे आपने अपने घर में इस पादप को, एक पादप को उगाया, तो ये क्या है, रातों रात ही अपने पूरे घर में फैल जाएगा। ठीक है, तो इतना तेज ये आगे फैलने की, इसमें जनन करने की क्षमता होती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है चलायमान फर्न। क्या कहते हैं, चलायमान फर्न कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका टेरिडोफाइटा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके साथ हम इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। ठीक है, देखो 2 दिन अपन थोड़े से डिस्टर्ब रहे कि मैं थोड़ा नहीं पढ़ा पाई, थोड़ा रीजन था। अब मैं आपकी रेगुलर क्लास रखूँगी और वो क्लास भी टाइमिंग भी बढ़ा दूँगी। ठीक है, जिससे अपन क्या करेंगे, इस मई महीने के अंदर ही इस बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, और साथ में जितना हो सके साइकोलॉजी भी मैं कोशिश करूँगी कि इसी मई महीने में ही आपको कंप्लीट करवा दूँ, जिससे आपका जून जो महीना है वो क्या है, रिवीजन के लिए मिल जाए। लेकिन आप, मैं जो आपको कंटेंट दे रही हूँ उसको बरोबर पढ़ते रहिए। आप ये मत सोचो कि इतना जो है हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। अरे भाई, आप 1-2 बार इसको पढ़ोगे तो कुछ तो दिमाग में रहेगा, कुछ रहेगा, तो वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो जो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, लेकिन पूरा याद नहीं है, एकदम रटा रटाया नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग से कर दोगे कि हाँ, ये मैडम ने वहाँ ये बताया था। इसीलिए मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप मेरे लेक्चर देखा करो, कंटेंट देखा करो, कंफ्यूज मत हो कि इतने दिनों में हम सिलेबस कैसे करेंगे। देखो, वो जिम्मेवारी मेरी है कि मैं आपको सिलेबस कैसे करवाऊँगी, लेकिन आप लोगों का जिम्मेवारी है कि आपको पढ़ना है। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है। जैसे जैसे मैं कंटेंट देती जा रही हूँ वैसे वैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जून में हम देखेंगे, टाइम रहा तो अपने क्या है, टेस्ट सीरीज लगा देंगे। बाकी आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो भी साथ साथ में पढ़ते रहिए, और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको सिर्फ फिजिक्स, बायोलॉजी और आपके साइकोलॉजी के वीडियो मिलेंगे। और मैं बोल रही हूँ आपको बायोलॉजी तथा साइकोलॉजी कंप्लीट करवाऊँगी, और जो आपको ऐसे कहूँगी कि हाँ, ये आप खुद कर सकते हो, तो आप उसके टेलीग्राम पे मैं नोट्स डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर देख लेना। और आज मैंने साइकोलॉजी के भी आपको डाल दिए हैं क्वेश्चन अभ्यास अधिगम वाले, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो अधिगम कि अपन ने जो पढ़ा था उसमें से किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसका भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है, ओके।